प्रिय श्रोतागण और सम्मानित दोस्तों, यूट्यूब अनुशीलन चैनल पर हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमने कल के परिचर्चा में एक प्रारंभ किया था आज की शिक्षा व्यवस्था पर, और हमारा विषय था कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ नेशन। शिक्षा का पतन राष्ट्र का पतन है, जिसकी हमने चर्चा किया था। आज उसी के आगे हम ये विचार करेंगे कि इस पतन के मूल में क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है। सबसे पहली समस्या ये मुझे प्रतीत हो रही है कि हमारा देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा। अंग्रेज़ों की आने के बाद शिक्षा का मॉडल ब्रिटिश हुकूमत के नकल पर तर्ज पर यहाँ शुरू की गई। आज भी बहुत कुछ हम पश्चिम की नकल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं। यद्यपि हमारी सनातन संस्कृति की यह परंपरा रही है कि हम हमेशा से अच्छे विचारों का, अच्छे लोगों का, चाहे वो हमारे देश के हों चाहे देश के बाहर के हों, उनका सम्मान करते रहे हैं। केवल इतनी बात कहनी है कि यूरोप का जो या अमेरिका का जो शिक्षा मॉडल है, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करना हमारी स्वस्थ परंपरा का एक अंग है। किंतु हमें ये भी देखना होगा कि पश्चिमी देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या संबंधी परिस्थितियां हमारे देश से अलग हैं। इसलिए पश्चिम के किसी भी सिद्धांत को, किसी भी मॉडल को, किसी भी सिस्टम को अपनाने से पहले अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसकी समीक्षा होनी चाहिए। हुआ यह है कि हमारे देश के राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षाविद पश्चिम जाते हैं तो उनकी देश की जो व्यवस्था है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, उससे प्रभावित होकर के, उसकी चकाचौंध से प्रभावित होकर के उसी चीज़ को लागू करने का यहाँ प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, हार्वर्ड का क्रेज आज भी बना हुआ है। किंतु ये भी देखें कि वहाँ की इकोनॉमी क्या है, वहाँ का राष्ट्रीय चरित्र क्या है, वहाँ की कल्चर क्या है। इन सब चीज़ों का आकलन करके और उसके बाद अपने यहाँ की परिस्थितियों की समीक्षा करके कि हमारे यहाँ कितना ये मॉडल सार्थक होगा, उपयोगी होगा। क्योंकि हमारी जनसंख्या और यूरोपीय देशों और अमेरिका की जनसंख्या में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो एक तो ये मुझे कहना है कि पश्चिम से जो अच्छे विचार हों या गैर पश्चिम में कहीं से भी अच्छे विचार हों किसी दूसरे देश में भी, तो ज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसको ग्रहण करना अच्छी बात है। किंतु अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप ही उसे ग्रहण करना होगा। दूसरा, हमारा जो हमने जो आकलन किया कि हम पश्चिम की जो नकल भी करते हैं, उनकी अच्छाइयों की कम नकल करते हैं और अपनी बुराइयों का तालमेल उनकी व्यवस्था से करते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा इसमें। हम 2014 में मैं इंग्लैंड गया था, तो वहाँ पर हमने लगभग 10 दिन वहाँ के शिक्षण संस्थानों के सिस्टम का अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन किया। तो वहाँ पाया कि 3 प्रकार के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर 3 प्रकार के विद्यालय हैं। और उसकी तुलना हम अपने यहाँ से करते हैं। एक है पब्लिक स्कूल्स वहाँ पर पूर्ण सरकार के नियंत्रण में हैं, पूरी तरह गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है।
उनको सहायता दी जाती है। और वहाँ पर भी जो शिक्षण का शेड्यूल है वो समय से होता है। शिक्षक अपनी ड्यूटी पर समय से पहुँचते हैं। तो सामान्य जनता जो बहुत संपन्न नहीं है वो भी उन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराती है, वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक, और वहाँ भी पढ़ाई अच्छी है। दूसरे वहाँ के स्कूल हैं जिसको बोलते हैं ग्रामर स्कूल्स, जिसको हमारे यहाँ कह सकते हैं मान्यता प्राप्त सरकारी, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, लेकिन वहाँ प्रबंध तंत्र जो है वो दूसरे लोगों का हाथ में होता है। सरकार का पूर्ण नियंत्रण प्रबंध तंत्र नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग करती है उनकी। तीसरे प्रकार के स्कूल वहाँ पर हैं या कॉलेजेस, इंडिपेंडेंट कॉलेजेस, जिनके पैटर्न पर हमारे यहाँ स्ववित्त पोषित विद्यालय, महाविद्यालय चलाए जा रहे हैं। तीनों की अगर आप तुलना करते हैं तो उनके सबसे लोअर स्तर पर है सरकारी विद्यालय, इसको पब्लिक स्कूल कहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी लोग समय से जाते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में प्रायः लोग बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे हैं। 10 से 15% अटेंडेंस इन स्कूलों में होती है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो उच्च शिक्षा के स्कूल हो। वहाँ लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। दूसरे प्रकार के स्कूल हैं मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ, और तीसरे प्रकार के स्कूल हैं स्ववित्त पोषित, जिसको वहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉलेजेस कहा गया है। इंडिपेंडेंट कॉलेजेस इंग्लैंड के द बेस्ट स्कूल माने जाते हैं और सबसे महंगे हैं वो। उसमें बड़े बड़े लोग बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। हम एक उदाहरण लेके, नेस्टन में एक कॉलेज खुला था, उस कॉलेज में बहुत अच्छे शिक्षक रखे गए, हाईली पेड। तो हुआ ये कि उनकी जब तनख्वाह कम होने लगी तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला उसके संचालकों ने, और रेस्टोरेंट जो आमदनी होती थी उससे कॉलेज का घाटा पूरा करते थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम सब चीज़ों के लिए अंग्रेज़ों को, पश्चिम को दोष देते हैं, लेकिन क्या अंग्रेज़ आज भी हमसे कह रहे हैं कि समय से स्कूल में न जाएं, बच्चे स्कूल में पढ़े, अध्यापक स्कूल में न जाएं। स्ववित्त पोषित वहाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्ववित्त पोषित किस लिए है? वो केवल एडमिशन लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं और डिग्री बांटते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षकों को बहुत कम वेतनमान पर रखा जा रहा है। इससे हमारे शिक्षा की क्वालिटी बहुत गिर रही है, और सरकारें भी स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा दे रही हैं। इसलिए दे रही बढ़ावा, कहते हैं इससे जनरेशन ऑफ इनकम होगा, मतलब आय के स्रोत विकसित करिए। तो आय के स्रोत विकसित करने के नाम पर यहाँ के शिक्षा के संचालक, जिसमें तमाम शिक्षा के दलाल हैं, माफिया हैं, वो केवल पैसा वसूलते हैं, शिक्षकों को पैसा नहीं देते हैं और नकल करवा कर डिग्री बांट दे रहे हैं। ये सब कोई छिपी हुई चीज़ नहीं, ये सब जान रहे हैं किन किन लोगों के पास ऐसे स्कूल हैं और कौन कौन को मान्यता दे रहा है। इनको मान्यता यूनिवर्सिटीज़ दे रही है, सरकार भी इनको प्रमोट कर रही है। तो इनको प्रमोट करने की बात नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमारा गिरता हुआ राष्ट्रीय चरित्र है, नेशनल कैरेक्टर का डाउनफॉल है। तो इसलिए हमने इसकी चर्चा किया कि आप पश्चिम की निंदा भी करते हैं, उनकी नकल भी कर रहे हैं और उनकी अच्छाइयों से कम सीख ले रहे हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को उनकी व्यवस्था पर थोप रहे हैं। स्ववित्त पोषित मॉडल उनसे चुना और भ्रष्टाचार खुद फैलाया। हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो देश बर्बाद हो जाएगा। हर एक क्षेत्र में गिरावट आएगी। कल हमने यही बात कहा था, चाहे वो मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे अदालतें हों, न्यायविद हों, न्यायालय हों, शिक्षाविद हों, विश्वविद्यालय हों, कुलपति हों, प्राचार्य हों, अगर इनका चरित्र गिर रहा है तो गंभीर चिंता का विषय है। और आज नहीं समझ में आ रहा है, 10 साल बाद समझ में आएगी कितना पतन होगा इसका।
इसके अतिरिक्त जो हम कहना चाहेंगे कि इसके लिए केवल सरकार को जिम्मेदार आप नहीं कह सकते हैं। शिक्षा के 3 घटक हैं, 3 स्टॉक होल्डर हैं, 3 स्टॉक होल्डर्स। शिक्षक और विद्यार्थी 2 हो गए, तीसरा अभिभावक भी। क्या अभिभावकों की ये ड्यूटी नहीं होती है कि वो शिक्षण संस्थाओं में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संपर्क करें और देखें कि हाँ क्लासेस क्यों नहीं चल रहे हैं? मतलब विद्यार्थी तो उनका भी दायित्व होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दायित्व अभिभावक का है और शिक्षक का है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी से मेरा तात्पर्य शिक्षक और अभिभावक की सरकार ने आपको एक सिस्टम दे दिया है। अब सरकार के लिए ये संभव नहीं होगा कि हर एक कॉलेज में रोज अधिकारी बैठाए रहे, क्योंकि अध्यापक आ रहे हैं कि नहीं, क्लास चल रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षकों की नियुक्तियों के मानक क्या है। आप शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, तो हमने जो इस पर विमर्श किया कि सबसे पहली क्वालिटी शिक्षक की, वो चाहे जिस संवर्ग के हों, जिस कैटेगरी के हों, उन्हें अपने विषय का सूक्ष्म, गहन और व्यापक ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय का अध्ययन होना चाहिए। ये पहली शर्त है। केवल मैनिपुलेशन से डिग्री लेकर के चाहे जितना परसेंटेज आप मार्क्स आप प्राप्त कर ले, वो शिक्षा का मानक नहीं होता है। वो अध्यापक की नियुक्ति का मानक बनाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। देखिए, टेस्ट लीजिए उनको और टेस्ट इंटरव्यू लीजिए, कम्युनिकेशन कैसा इनका है। नॉलेज, साक्षात्कार से ही उनका कम्युनिकेशन और नॉलेज दोनों पता चल जाता है। लेकिन साक्षात क्या 400 विद्यार्थियों का इंटरव्यू एक दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराया जा रहा है, एक दिन में 2 दिन में? कैसे संभव है? केवल जिसको नियुक्त करना है पहले से आपने धारणा बना लिया है, एक्सप्रेस दस्तखत करा लेते हैं। क्या ये देश में पता नहीं लोगों को? और इसको शिक्षक ही तो कर रहे हैं, कुलपति ही तो कर रहे हैं, प्राचार्य ही तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कहाँ तक जिम्मेदार दे गया? जिम्मेदारी देगी गवर्नमेंट, क्यों जिम्मेदार है? शिक्षक क्या कर रहे हैं? कुलपति क्या कर रहे हैं? दो दिन में 3 दिन में आप 400-500 लोगों की इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसे उनकी ज्ञान का आकलन कर रहे हैं? तो पहली चीज़, शिक्षकों की नियुक्तियों में पहली शर्त है, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, तो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो शिक्षक ऐसे लोग हों जिनका ज्ञान सूक्ष्म हो, शार्प माइंडेड हो, अपने विषय पर पकड़ हो और रुचि हो। टीचर नॉट बाई चांस, बाई चॉइस हो। कहीं नौकरी नहीं मिली तो टीचर ही हो जाइए, ऐसे नहीं होता है। ऐसे शिक्षा नहीं सुधरेगी। अभिरुचि होनी चाहिए। और उससे बड़ी चीज़ है, ज्ञान से ज़्यादा चीज़ शिक्षक के लिए उसका चरित्र है, कैरेक्टर है। यदि किसी शिक्षक में नॉलेज कम है तो सीख लेगा अगर की रुचि है तो, और चरित्र ठीक है। ए टीचर मस्ट बी ए मैन ऑफ कैरेक्टर। तो शिक्षक को ज्ञान और चरित्र। तीसरी बात है संप्रेषण कला। बहुत से लोग ऐसे हैं, विषय का ज्ञान है लेकिन वो अपनी बात को विद्यार्थियों के माइंड में संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट द आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो शिक्षक में संप्रेषण कला का पारंगत व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे शिक्षक हों जो वेल स्किल्ड हो कम्युनिकेशन में, जो आप कह रहे हैं, जो पढ़ा रहे हो, समझ में आए लोगों के, तभी विद्यार्थी रुचि लेगा। तीसरी बात है, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति करुणा और प्रेम होना चाहिए। ये टीचर मस्ट बी लवर ऑफ स्टूडेंट्स। यदि विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक के मन में, हृदय में प्रेम होगा, स्नेह होगा, उनको ज्ञान से अलंकृत करने का और उनके ज्ञान अंधकार को दूर करने का जज्बा होगा, तो निश्चित रूप से शिक्षक अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी।
अपने आप ठीक हो जाएगा सब। आपकी रुचि होनी चाहिए और विद्यार्थियों के प्रति लगाव होना चाहिए। चौथी चीज़ हमें कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी अपने शिक्षक से केवल एजुकेशन ऑफ ब्रेन औपचारिक शिक्षा ही नहीं सीख जानता है। शिक्षा के दो मॉडल हैं, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल और वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा जिसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वो भी ज़रूरी है। कंसेप्चुअल एनालिसिस, क्रिटिकल असेसमेंट की क्षमता विद्यार्थियों में विकसित होनी चाहिए और वो डिस्कशन से होगा, क्लास में क्वेश्चन आंसर से होगा। इसलिए टीचर मस्ट अलाउ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चनिंग टू स्टूडेंट्स। उसके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, अच्छे प्रश्न पूछिए। इसलिए अच्छे शिक्षक को कभी प्रश्न पूछने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों। दूसरी बात है, विद्यार्थी अपने आदर्श शिक्षक के आचरण की नकल करता है, वेशभूषा की नकल करता है। इसलिए शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है समाज में। आपकी वेशभूषा क्या है, आपका आचार विचार क्या है, एक आदर्श शिक्षक की नकल उसका विद्यार्थी करता है। और शिक्षक के विचार उसके कंडक्ट में, आचरण में प्रतिबिंबित होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये आदर्श मानक है शिक्षक की। और शिक्षक में अगर कुछ एक मूल्य बोध होगा, उसका अपना एक सिद्धांत होगा जीवन के प्रति, समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी से बहुत कुछ सीखेंगे। और जो संस्कार अध्यापक विद्यार्थियों में पैदा कर देते हैं, वो जज्बा, वो संस्कार हमेशा के लिए हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। ये तो हमने सामान्य बातें किया। अब हमारे देश में शिक्षक को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और कितना बड़ा दायित्व दिया गया। इसीलिए हम शिक्षक से कभी उसकी अटेंडेंस की बात नहीं करते थे कि आप आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि वो तो जब माता पिता ने, अभिभावक ने हमारे विद्यार्थियों को गुरुकुलों में सौंप दिया, तो शिक्षक ये विद्यार्थियों के माता पिता, गुरु सब कुछ होते थे। सांदीपन का नाम सुना होगा, गुरु वशिष्ठ नाम सुना होगा। ये हमारी परंपरा रही है। और हमारी सनातन परंपरा में शिक्षक की जो क्वालिटी बताई गई है, कहा गया है कि आचार्यो मृत्यु वरुण सोम औषधया पया। आचार्य, शिक्षक या गुरु विद्यार्थियों के लिए जमराज की तरह है। यहाँ जमराज यानी मृत्यु इसलिए कहा गया कि दुर्गुणों का नाश करने वाला। वो विद्यार्थी उसके सानिध्य में रहेंगे तो उनके दुर्गुणों में उनकी कमियाँ क्या है, उनकी बुराइयाँ क्या है, उनकी बैड हैबिट्स क्या है, उन सबको नष्ट करेगा। पहला काम बुराइयों को दूर करना, आलस्य को दूर करना, असंयम को दूर करना, बुराइयों से तात्पर्य इरेगुलरिटी को दूर करना, कब सोना है, कब खाना है, कैसे रहना है, ये सब शिक्षक की उसकी नज़र होती थी। दूसरी चीज़ है वरुणा। वरुण हमारे यहाँ अनुशासन का देवता है। उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना, क्योंकि यंग एज में, किशोरावस्था में विद्यार्थियों में सहज चंचलता होती है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं। चंचलता, उद्दंडता, उच्छृंखलता एज की लिए शोभा भी देती है, लेकिन अध्यापक इतना ही नज़र रखे कि वो एक मर्यादा में हो, एक सीमा में हो, एक अनुशासन में। जैसे वर्ण कहा गया अनुशासन, अगर उनको खुले छोड़ देंगे तो अराजक हो जाएगा विद्यार्थी। इसलिए उस पर अनुशासन का अंकुश हो, लेकिन अनुशासन कोई दंडात्मक नहीं है। विद्यार्थी के दिल पर आपका शासन होना चाहिए, दिल से आपकी अथॉरिटी स्वीकार करें, आपका सम्मान करें। तीसरी बात है सोमा। ये भी आपकी ड्यूटी है कि देखें उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक होना चाहिए, उसका ड्रेस कैसा है, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करेगा। तो ये सब होना चाहिए कि हाउ ए स्टूडेंट शुड बी अट्रैक्टिव, मैन ऑफ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बनाएंगे उसको। सोमा, सोम सौंदर्य का देवता है, अट्रैक्शन का देवता है। उसको हैंडसम कैसे हो, ब्यूटीफुल कैसे हो विद्यार्थी, उसका व्यक्तित्व कैसे निखरे। और चौथी चीज़ है औषधया। शिक्षक जो है उसकी ड्यूटी ये होती है कि ध्यान दे विद्यार्थी के, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसे रहे। मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार के हेल्थ के लिए दिशा निर्देश देना, आपका शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ
शारीरिक स्वास्थ्य कैसे रहेगा। पता चला देखने में सुंदर है लेकिन स्वास्थ्य बेकार है। मानसिक रूप से शरीर अच्छा है, ताकतवर है, लेकिन दिमाग से मंद बुद्धि के है। तो साइको फिजिकल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये तीनों विद्यार्थी के लिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। और लास्ट में पाया, पाया माने दूध। पाया का तात्पर्य यहाँ पर जैसे भोजन करने के बाद आप दूध पीते तो अतिरिक्त एनर्जी मिलती है, वैसे नवाचार, न्यू इनोवेशन, कोई नई चीज़ आ रही है तो टीचर चाहिए विद्यार्थी को अपडेट करें, जाकर इसको सीखो। अगर साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र कोई नया पाठ्यक्रम आ रहा है तो जाइए उसको देखिए क्या आ रहा है, उसको पढ़िए, समझिए। नवाचार, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की दिशा में विद्यार्थी को प्रेरित करें। ये अध्यापक के गुण थे और कैसे लोगों को अध्यापक होना चाहिए इसकी परिचर्चा हमने किया। नेक्स्ट बात आती है पाठ्यक्रम। आज हमने देखा कि हम लोग देख रहे हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमी, इन सब विधाओं पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं रहेंगे हमारे विद्यार्थी तो पीछे हो जाएंगे हम लोग। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ की उपेक्षा हो रही है कि हमारी ह्यूमैनिटीज़, मानविकी, जिसमें शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और इसके अलावा मॉरल साइंस, नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव साइंस, दर्शन शास्त्र, लॉजिक, इस क्षेत्र में ध्यान कम दिया जा रहा है। लॉजिक और मैथमेटिक्स ये मस्तिष्क को शार्प बनाते हैं और डिस्कशन करने की, चीज़ों के एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने की क्षमता इससे विकसित होती है। हमारे देश की पुरानी परंपरा में भी, सनातन परंपरा में भी आनुवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का भी शिक्षा दी जाती थी, कौटिल्य का। आज हमारा जो पाठ्यक्रम वो एकांगी है। फाउंडेशन कोर्स में लॉजिक, इथिक्स कंपलसरी करना चाहिए। कंपलसरी इसलिए करना चाहिए कि इथिक्स से आपका चरित्र निखरेगा। अगर किसी चीज़ का बार बार कंसेप्ट डिस्कशन होगा, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उसका हो, थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी हो। कई जगह पर योग वगैरह के कार्यक्रम शुरू भी हुए हैं। नैतिक शिक्षा है, भगवद गीता है या अन्य धर्मों में भी जो नैतिक पक्ष है उनकी शिक्षा और व्यवहारिक स्तर पर देना जरूरी है। और लॉजिक, इससे इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस, सेल्फ क्रिटिसिज्म की क्षमता विकसित होगी। लॉजिक से आत्मालोचन और बौद्धिक सहिष्णुता, जैसे धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, वैसे आज के नागरिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। प्रशासनिक सेवाओं में भी जो वीरप्पा मोइली की समिति ने एक संस्तुत दिया, उससे प्रशासनिक सेवाएं का विकास नहीं हो रहा है। और अभी तो हमारे पुराने मॉडल के आईएएस अधिकारी हैं, ये व्यवस्था चल रही है, बाद में तमाम लोग घटनाएं आ रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो प्रशासन भी शिक्षा से ही चलेगा। अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं गया, आईएएस में और कुछ स्टेट्स में पीसीएस में ऑप्शनल विषय खत्म कर दिए जा रहे हैं, कर दिए गए। आईएएस में भी एक ऑप्शनल चल रहा है, लेकिन 2 ऑप्शनल थे, वो खत्म कर दिया गया। इससे प्रशासनिक सेवाओं का जो स्वरूप है वो क्लरिकल होता जा रहा है, मैकेनिकल भी होता जा रहा है। हम तो कह रहे वीरप्पा मोइली ने जो रिपोर्ट दिया तो गलत रिपोर्ट थी, उस पर पुनः विचार होना चाहिए और ऑप्शनल पेपर रखे जाने चाहिए, स्टेट सर्विसेज में भी और सेंट्रल सर्विसेज में भी। जैसे आईएएस है, आईपीएस है, जो प्रशासनिक सेवाएं, उससे क्या विकास होगा जब एकेडमिक पक्ष, साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, इथिक्स, मॉरल साइंस, लॉजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल थॉट, इन सब का विकास नहीं होगा तो प्रशासन में करें क्या जाकर के। यद्यप जनरल स्टडीज में सब चीज़ों को रखा गया है, लेकिन ये बहुत प्रतिगामी साबित हो रहा है।
सब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वही से कर दिया आपने, वो भी ज़रूरी है। आप देखें विज्ञान ज़रूरी है, लेकिन विज्ञान बिना इथिक्स के, बिना राष्ट्रीय चरित्र के कहाँ ले जाएगा आपको। जब नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला हुआ और दोनों शहर नष्ट हुए, आप सभी लोग परिचित हैं, अगस्त 1945 में तो हुआ क्या, बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन उस वक्त बहुत रोए थे। उन्होंने कहा कि हमने ये समझा नहीं था कि हमारी जो एटॉमिक एनर्जी विकास हुआ वो मानव जात के विनाश के लिए बनाई गई, उससे विनाश होगा। दो शक्तियों के ईगो के टकराहट से, अहंकार के टकराव से, नैतिक चरित्र के अभाव से, संवेदनशीलता के अभाव से अनेक निर्दोष लोगों की हत्या हुई, निर्दोष नागरिक मारे गए, मानवाधिकारों का हनन हुआ, जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। जिनको लेना देना था, जो लड़े वो तो बचे रहे, लेकिन निर्दोष नागरिक, बच्चे, महिलाएं, सबको भून दिया गया। और वहाँ पर आज तक अपाहिज पैदा हो रहे हैं। ये किस चीज़ का अभाव था? ये हमारी नैतिक शिक्षा का अभाव था। तो जब तक पाठ्यक्रमों में संतुलन नहीं होगा, एक फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए, नई शिक्षा नीति में है भी, उसमें 2-3 चीज़ें कंपलसरी है, लॉजिक, इथिक्स और साहित्य संगीत। इससे मनुष्य में, विद्यार्थियों में एक सहज ही संवेदनशीलता पैदा होगी, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता पैदा होगी। तो एक साइड में केवल साइंस टेक्नोलॉजी का विकास, राष्ट्र निर्माण की बात छोड़िए, देश विश्व के लिए खतरा हो। तो मैंने अपनी बात संक्षेप में रखने का प्रयास किया। मैं अंत में, हमारा निष्कर्ष यह है, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग इज नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण किसको कहेगा? अच्छे विश्वविद्यालय बनाइए, अच्छे साइंस और टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट डेवलप करिए, रिसर्च सेंटर बनाइए। और कैसे बनाएंगे? जब अच्छे वाइस चांसलर नियुक्त करेंगे आप, अच्छे प्रोफेसर नियुक्त करेंगे आप, अच्छे अध्यापक नियुक्त करेंगे आप। और मैं केवल प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब तक प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा ठीक नहीं होगी, तब तक उच्च शिक्षा भी ठीक नहीं होगी। इसलिए शिक्षा को एक होलिस्टिक मॉडल में देखना होगा कि प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक सरकार का फोकस होना चाहिए। अगर शिक्षा सुधर जाएगी तो देश के हर एक क्षेत्र में सुधार होगा। इसलिए शिक्षा का निर्माण, अच्छे शिक्षकों का निर्माण, अच्छे नागरिकों का निर्माण करेगा और इससे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज नेशन बिल्डिंग, कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज कोलैप्स ऑफ नेशन। अच्छे शिक्षण संस्थाओं का निर्माण राष्ट्र का निर्माण है, और राष्ट्र निर्माण का इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शिक्षा का पतन राष्ट्र का पतन होगा। जब तक आप शिक्षा को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारा देश विश्व के मंच पर, विश्व के स्तर पर मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। आज़ादी के बाद में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ होना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों को शुभकामना देते हैं और आह्वान करते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक मिलकर के अच्छी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण की परिस्थितियां सृजित करें। धन्यवाद।